Now we are going to discuss the next disorder, that is Mendelian disorder, about the sickle cell anemia, which is a genetic disorder which comes under the category of Mendelian disorder. This disease also follow the inheritance law of inheritance, follow the law of inheritance. So sickle cell anemia. So first of all, let us know about the meaning of this disease, or the term given which kind of meaning. So sickle is a type of shape which is a curved shape. So the sickle is given due to the shape of RBC. In this disorder, the shape of RBC becomes changed into the sickle shape. जो सेल होता है RBC जो है वह सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है, सिकल शेप में RBC कन्वर्ट हो जाता है. और एनीमिया इज द disorder, it is disorder due to lack of hemoglobin or due to lack of RBC or due to less amount of RBC along with the hemoglobin. तो ऐसे कंडीशन को हम एनीमिया का कंडीशन बोलते हैं, जिसमें बॉडी के सेल के पास शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन रहता है, और ऑक्सीजन की शॉर्टेज रहेगी तो ऐसे केस में बॉडी में एफिशिएंसी ऑफ वर्क, क्योंकि एनर्जी कम बनेगा और एफिशिएंसी ऑफ वर्क बहुत ही कम होगा. बॉडी हमेशा फैटिक रहेगी और टायर्ड रहेगी, बॉडी में हेडेक रहेंगे, पेन, बहुत सारे पेन रहेंगे बॉडी में. ये सारे कंडीशन जो है एनीमिया के हैं, जो कि आप पिछले छोटे क्लासों में पढ़ चुके होंगे एनीमिया के बारे में. आयरन की कमी से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, और आरबीसी की कमी से होता है. ये तीनों चीज़ हम बोल सकते हैं. अब बात करते हैं एनीमिया. ये सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? तो नॉर्मली एनीमिया तो पता चल गया कि क्या होता है. तो सिकल सेल एनीमिया भी सेम वही सिम्टम दिखाई देता है एनीमिया की तरह से ही, बट जो एडिशनल सिम्टम दिखाई देता है दैट इज द सिकल सेल आरबीसीज जो होते हैं इस केस में दे बिकम्स सिकल शेप हो जाते हैं, हसिया के आकार का. जो हसिया होता है उसके आकार का कुछ इस तरह से ये शेप बना लेते हैं. द शेप ऑफ आरबीसी बिकम्स सिकल शेप. नॉर्मल शेप क्या होता है? ये आपका सिकल शेप है, सिकल शेप. और नॉर्मल जो होता है इट इज बाइकन्केव. जो नॉर्मल आरबीसी का शेप होता है वो होता है बाइकन्केव. बट जब सिकल सेल अफेक्टेड जो होंगे, सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड जो आरबीसी होगा उसका शेप सिकल शेप हो जाता है, इसीलिए इसको सिकल सेल एनीमिया बोला जाता है. अब बात करते हैं ये जो है किस तरह का डिसऑर्डर है. तो ये है आपका एक जैसे अभी आपको बताया गया उसके बारे में, हीमोफीलिया इज एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन. तो ऐसे ही यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया भी जो है कौन से क्रोमोजोम से लिंक होता है? तो क्रोमोजोम आपको होता है क्या? ऑटोसोमल क्रोमोजोम, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोजोम. ये दो तरह के क्रोमोजोम्स बॉडी में होते हैं. तो देखिए सिकल सेल एनीमिया होता है ये ऑटोसोम लिंक रिसेसिव जीन. The gene of sickle cell anemia is an autosomal or autosome linked recessive gene. ये जो है एक तरह का ऑटोसोमल जीन होता है, ऑटोसोम में पाया जाता है इसका जीन, और ये भी एक रिसेसिव जीन होता है. रिसेसिव का मीन्स ये भी एक्सप्रेस तभी होगा, स्पेशली मेल में तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस होगा, क्योंकि मेल में एक्स पेयर्ड नहीं होता है. दूसरा एक्स का अल्टरनेटिव क्या होता है? वाई क्रोमोजोम, और वाई पे ही प्रेजेंट नहीं होता है, एक्स क्रोमोजोम पे ही प्रेजेंट होता है. यहाँ पे देखिए ये सेक्स लिंक नहीं है, तो ऐसे केस में मेल हो या फीमेल दोनों केस में, अभी हीमोफीलिया के केस में क्या था कि सेक्स लिंक था, तो एक्स में केवल प्रेजेंट था, तभी वाई में कोई दिक्कत नहीं है. मीन्स मेल में केवल एक्स में ही प्रेजेंट हो तभी ये डिजीज हो जाता. लेकिन यहाँ पे ऑटोसोमल लिंक है, तो ऐसे केस में दोनों ही केस में सिचुएशन सेम होगा, मेल में हो या फीमेल में. जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा तब ये डिजीज नहीं होगा, चाहे वो मेल में हो चाहे फीमेल में हो. जब तक होमोजाइगस कंडीशन नहीं होगा तब तक ये डिजीज नहीं होगा. मीन्स अगर बात करें इसके जीनोटाइप
जीनोटाइप की जीनोटाइप जो होगा उसकी बात करें तो जीनोटाइप हम जो है सिकल सेल, स्पेशली ये जो है सिकल सेल एनीमिया, इसका जो जीन होता है वह अफेक्ट क्या करता है, तो ये जो है हीमोग्लोबिन के बीटा चेन को अफेक्ट करता है। और ये ऑटोसोम में जो 11th नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, 11th क्रोमोसोम, इसका जीन जो है 11th क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। 11th क्रोमोसोम क्या होता है? ऑटोसोम होता है। ऑटोसोम ऑफ सेक्स में क्या होता है? 22 प्लस XY एंड 22 प्लस XX, ये आपका मेल में होता है और ये होता है फीमेल। तो 22 जो होगा इसी को हम बोलते हैं ऑटोसोम, और XY इन मेल एंड XX इन फीमेल, ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ऑटोसोम जो है 1 से लेकर 22 तक को हम ऑटोसोम बोलते हैं। तो इसका जीन जो होता है सिकल सेल एनीमिया का, वो जीन प्रेजेंट होता है 11th क्रोमोसोम पे। 11th क्रोमोसोम पे इसका जीन होता है, और ये जीन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या किसको अफेक्ट करता है? तो ये अफेक्ट करता है बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन। यह आपको बातें जो है दिमाग में रखनी है कि जो जीन होता है सिकल सेल एनीमिया का जीन, वह बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन ऑफ हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करता है, मीन्स उसके स्ट्रक्चर में चेंज ला देता है। तो चेंज कैसे लाता है अभी इसके बारे में आपको बताया जाएगा। पहले बात करते हैं कि ये जो आपका सिकल सेल एनीमिया होता है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैसे जाता है। तो पहले इसके जीनोटाइप की बात करते हैं। तो देखिए हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए इसके जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं HB। जीनोटाइप अगर बात करें तो 3 तरह के जीनोटाइप बनेंगे यहाँ पे। एक आपका जो है 2 सिंबल हम यूज करेंगे, HB फॉर हीमोग्लोबिन, HB फॉर हीमोग्लोबिन, और HP पर A रहेगा, HB के साथ A जीन होगा तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा, और HB के साथ S जीन रहेगा तो ये सिकल सेल जीन होगा। ओके, तो इन्हीं दोनों एलील की बात करें, जीन नहीं, इसको हम एलील बोल सकते हैं। तो जीन का एलील 2 तरह के एलील से मिलकर बना होता है। जनरली जितने भी जीन होते हैं उसके पास 2 जीन होते हैं, तो ये 2 एलील होते हैं। तो ये 2 एलील है हीमोफिलिक जीन का, 2 एलील होगा, एक होगा HBA और दूसरा होगा HBS। ये 2 तरह के एलील होंगे। अब देखिए ये दोनों जो है किस तरह से अरेंज होंगे, तो 3 तरह के जीनोटाइप बनाएंगे अरेंजमेंट के थ्रू। एक आपका जीनोटाइप बनेगा HBA HBA। अगर दोनों ही HBA हो मीन्स नॉन सिकल सेल, मीन्स सिकल सेल का जीन इसके पास नहीं है, तो ये होगा आपका अनअफेक्टेड। ये अनअफेक्टेड का जीनोटाइप दिखाया जा रहा है। दूसरा जो केस बनता है कि अगर एक के पास HBS हो और दूसरे के पास दूसरा एलील जो है वो नॉर्मल हो HBA, तो ये जो सिचुएशन होगा, दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट्स द कैरियर। ये सिचुएशन जो है कैरियर को रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरा जो केस बनेगा दैट इज HBS एंड HBS। ओके, तो ये 3 टाइप्स के, और HBS होगा वो अफेक्टेड को रिप्रेजेंट करेगा। अफेक्टेड मीन्स the disease sickle cell anemia will be represented by any individual when the individual has the genotype of the hemoglobin, or the genotype of the gene will be HBS। दोनों ही हीमोग्लोबिन के जीन, हीमोग्लोबिन पर S सिकल सेल का जीन अगर पाया जाएगा होमोजाइगस कंडीशन में, तभी ये एक्सप्रेस करेगा। इसलिए इसको बोला गया रिसेसिव जीन, ऑटोसोमल एंड
रिसेसिव जीन ऑटोसोम से लिंक होता है, कौन से ऑटोसोम पे, 11th क्रोमोसोम पे। और रिसेसिव क्यों होता है क्योंकि ये जब भी एक्सप्रेस होगा डिजीज तभी होगा जब दोनों ही एलील एक साथ रहेंगे, होमोजाइगस कंडीशन में रहेंगे तब। तीसरी पॉसिबिलिटी है। अब एक चीज़ और बता दें कि द डिजीज और द ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड ओनली व्हेन बोथ द पेरेंट विल बी कैरियर। जब दोनों पेरेंट जो है कैरियर होंगे तभी ऑफस्प्रिंग में ये ट्रांसफर होगा। अब यहाँ से क्लियर ये हो जाएगा कि दोनों में रहेगा तभी ट्रांसफर होगा। क्यों होगा? क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन होना जरूरी है। तो होमोजाइगस कंडीशन कैसे ऑब्टेन होगा? जब एक हीमोग्लोबिन एस HbS जो है मेल पेरेंट से और दूसरा HbS जो है फीमेल पेरेंट से आएगा तभी ये पॉसिबिलिटी बनेगी। और ये पॉसिबिलिटी बनने के लिए जो है दोनों का हेट्रोजाइगस या कैरियर होना जरूरी है। ओके, अब बात करते हैं, क्योंकि देखिए अफेक्टेड अगर है तो जनरली होता क्या है कि सिकल सेल जो पेशेंट होते हैं वह चाइल्डहुड कंडीशन में, चाइल्डहुड सिचुएशन में ही उनका डेथ हो जाता है। अबाउट 20 ईयर्स तक, मीन्स एडल्ट एज पहुँचने के बाद, बिफोर मैरिजेबल एज। अभी तो मैरिजेबल एज जो है बहुत ज़्यादा हो गया, मीन्स मैरिजेबल एज तक पहुँचने के पहले क्या होता है, डेथ हो जाता है ऐसे इंडिविजुअल का, सिकल सेल एनीमिया जिसको होता है। तो ऐसे केस में ऑफस्प्रिंग होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इसलिए इसको इस डिजीज़ को या डिसऑर्डर को हम क्या बोल सकते हैं कि ये नेचुरल सिलेक्शन को फॉलो करता है। तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इसका जो केस होता है, फ्रीक्वेंसी इस डिजीज़ का पॉपुलेशन में बहुत ही कम देखा गया है। क्यों? क्योंकि जो है मैनेजेबल एज तक पहुँचते ही जो है उसके पहले ही क्या होता है, पेशेंट का डेथ हो जाता है, अफेक्टेड पर्सन का। तो जब पेशेंट का डेथ हो जाएगा तो उसके ऑफस्प्रिंग नहीं बनेंगे, तो ऑफस्प्रिंग में इसका जीन ट्रांसफर नहीं होगा। तो जनरली कैरियर होते हैं, अफेक्टेड बहुत ही कम होते हैं। अब बात करते हैं इसको जो है, देखिए इसको नॉर्मली देखा गया है अफ्रीकन कंट्री में, ये नॉर्मली देखा गया है और इसका कुछ एडवांटेज भी है, इसको एडवांटेज को अभी बताया जाएगा। पहले इसके कॉज के बारे में जानते हैं। व्हाट आर द कॉज ऑफ और व्हाट इज द कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का क्या कॉज होता है, कैसे ये हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को चेंज करता है और कैसे ये जो है आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। तो बात करते हैं कॉज की। कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो देखिए सिकल सेल एनीमिया जो होता है, द कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। तो कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया जो होता है यह एक अमीनो एसिड के सब्स्टिट्यूशन की वजह से होता है। बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन। होता क्या है कि बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन प्रोटीन होता है उसका बीटा चेन, दो चेन होते हैं, एक अल्फा चेन और बीटा चेन। तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है वह बीटा चेन में चेंज, उसके स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से होता है। और ये स्ट्रक्चर में चेंज होता क्या है, ये ग्लूटामिक एसिड जो होता है 6 प्लेस पर जो है ग्लूटामिक एसिड होता है और ये 6 अमीनो एसिड जो ग्लूटामिक एसिड होता है यह वेलाइन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो इसी की वजह से स्ट्रक्चर जो है वह चेंज हो जाता है, बीटा चेन का स्ट्रक्चर चेंज होता है और इसके स्ट्रक्चर के चेंज होने की वजह से जो है ये प्रॉब्लम्स आते हैं। थैलेसीमिया एक आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, एग्जाम्पल में दिया है। थैलेसीमिया वो भी जो है इसी तरह का डिसऑर्डर है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड ही, जिसमें 2 तरह का थैलेसीमिया होता है, अल्फा और बीटा। तो अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा चेन में चेंज होता है और बीटा थैलेसीमिया में बीटा चेन में चेंज होता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया के केस में बीटा चेन की ग्लूटामिक एसिड जो होता है वह वेलाइन से सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अब कैसे सब्स्टिट्यूट होता है देखते हैं। तो ये जो आपका जीन की बात करें तो जीन जो होता है इसके लिए ये 6 तो
देखिए यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि कुछ टॉपिक जो है अगले चैप्टर से लिया गया है, जैसे जीन और ये कोडान, किसी भी अमीनो एसिड के लिए जो कोडान होते हैं उसके बारे में अभी अगले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। तो देखिए होता क्या है, सेंट्रल डोग्मा के फॉर्म में आपको पढ़ने को मिलेगा। जीन जो होता है वो किस पे पाया जाता है, डीएनए पे पाया जाता है, और डीएनए में ये जो यूरासिल जो बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस, वो जो है एब्सेंट होता है। ओके, तो जब डीएनए का जीन का पार्ट आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको या तो ए दिखाई देगा या टी सी जी, ए टी सी जी, यही चारों में से कोई 2-3 जो है ट्रिपलेट बनाएंगे। तो देखिए ग्लूटामिक एसिड जो 6th प्लेस पे पाया जाता है, बीटा चेन, ये है आपका बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, बीटा चेन। तो ग्लूटामिक एसिड का जो मैसेंजर आरएनए पे कोड होता है दैट इज GAG, और यही GAG पर जो ए है, एडिनिन जो है वह सब्स्टिट्यूट हो जाता है फ्रॉम यूरासिल। एडिनिन ए की जगह पे यू आ जाता है, तो ए की जगह पे यू जो है mRNA पे आता है। लेकिन जीन में अगर देखा जाए तो स्पेशली क्या दिख रहा है, अगर ये आपका कोडिंग टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड, ये आपका कोडिंग स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड, तो टेम्पलेट स्टैंड पे क्या हो रहा है, टी की जगह पे ए आ जा रहा है, मीन्स थायमिन की जगह पे एडिनिन आ जा रहा है, ये टेम्पलेट स्टैंड। अब ये टेम्पलेट और कोडिंग स्टैंड समझ में आपको अगले चैप्टर में ही आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। टेम्पलेट का मतलब जिसके बेस पर mRNA बनता है, और कोडिंग का मतलब जो mRNA में कन्वर्ट नहीं होता है। डीएनए का एक ही स्ट्रैंड जो है mRNA में कन्वर्ट होता है, तो जो स्ट्रैंड mRNA में कन्वर्ट होता है उसी को, या जिस स्ट्रैंड के बेस पर mRNA बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। उसी टेम्पलेट के बेस पर mRNA बनता है। तो देखिए सिकल सेल एनीमिया में हो क्या रहा है कि जो ग्लूटामिक एसिड है जिसका जीन क्या है, GAG कोडान है, तो वहाँ पे एडिनिन यूरासिल से रिप्लेस हो जा रहा है, और इसकी वजह से जब ये कोड चेंज हो जाएगा तो GOG जो होता है वो वेलाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से बीटा चेन में 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे कौन सा अमीनो एसिड आ जाता है, वेलाइन, और इसकी वजह से जो है इसका शेप स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ओके, सिम्टम की बात करते हैं तो प्राइमरी सिम्टम एंड सेकेंडरी सिम्टम, 2 तरह का सिम्टम आपको दिखेगा। तो यहाँ पे इरेज करके थोड़ा सा बताते हैं सिम्टम। तो प्राइमरी सिम्टम जो दिखाई देता है, या प्राइमरी चेंज भी बोल सकते हैं, प्राइमरी सिम्टम और चेंज, या इसी को हम इंटरनल भी बोल सकते हैं, इंटरनल सिम्टम। ओके, इंटरनल का मीन्स ये कि जब हम ब्लड को चेक करेंगे तभी ये सिम्टम जो है दिखाई देंगे, ये सिम्टम बॉडी के अंदर से दिखाई देंगे। ओके, तो प्राइमरी सिम्टम क्या होंगे, पहला चेंज क्या होगा, बीटा चेन ऑफ ग्लोबिन, चेंज इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का जो बीटा चेन है वो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। और दूसरा जो सिम्टम दिख रहा है क्या, वो सिम्टम है चेंज इन शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी का शेप भी जो है चेंज हो रहा है, केवल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ आरबीसी का शेप भी चेंज हो जा रहा है। वो कौन सा शेप बना रहा है, सिकल सेल शेप बना दे रहा है। तो ये जो है दोनों प्राइमरी सिम्टम है। ओके, तो अब एक चीज आप देखेंगे क्या कि एक टर्म आता है प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी जो होता है वह एक ऐसा फेनोमेनन होता है, प्लियोट्रॉपी इज अ फेनोमेनन इन विच अ सिंगल जीन रिफ्लेक्ट 2 टाइप्स ऑफ फिनोटाइप। एक सिंगल जीन जो है जब 2 फिनोटाइप को रिफ्लेक्ट करता है या 2 कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, तो ऐसे प्रोसेस को, ऐसे फिनोमेनन को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी, और ऐसे जीन को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन, तो प्लियोट्रॉपिक जीन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है सिकल सेल एनीमिया का जीन है, जो कि ये जो है देखिए जीन, इसका जीन क्या कर रहा है, 2 तरह का चेंज दिखा रहा है, 2 तरह का फिनोटाइप दिखा रहा है। पहला तो
हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज कर दे रहा है और दूसरा जो है आरबीसी का भी स्ट्रक्चर चेंज कर दे रहा है। ओके, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। तो सिकल सेल एनीमिया जो है प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल है। सो प्लियोट्रॉपी का जो है वन ऑफ द एग्जाम्पल क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया। अब इसमें एक चीज और, जो सेकेंडरी सिम्टम की बात कर लेते हैं। सेकेंडरी सिम्टम क्या होता है? सेकेंडरी सिम्टम, सो बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी सिम्टम्स की। सेकेंडरी सिम्टम्स मीन्स जो एक्सटर्नली जो सिकल सेल के पेशेंट होंगे उनके बॉडी में एक्सटर्नली दिखाई देगा। तो ऐसे सिम्टम को हम सेकेंडरी सिम्टम की कैटेगरी में रखेंगे। ओके, तो सेकेंडरी सिम्टम में होगा क्या कि ये जो आपका सिकल सेल आरबीसी होता है, सिकल सेल आरबीसी, ये सिकल सेल आरबीसी जब ब्लड के में फ्लो होता है तो कैपिलरी में जाकर ये फंस जाता है, क्योंकि कैपिलरी बहुत ही पतली होती हैं और सिकल शेप जब हो जाएगा आरबीसी तो ये अपने शेप को चेंज नहीं कर पाता है। ऐसे में कैपिलरी के थ्रू ये पास नहीं हो पाएगा, वहाँ पे जाकर के इकट्ठा होने लगता है और कैपिलरी के अंदर ब्लड का फ्लो रुक जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जो है बहुत सारी कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती हैं। तो कैपिलरी ब्लॉक होगी तो ब्लड का फ्लो क्या होगा, बॉडी में रिड्यूस हो जाएगा। ओके, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो करेगा। तो पहला चीज़ जो है पुअर, सेकेंडरी सिम्टम में पहला जो सिम्टम दिखाई देगा पुअर सर्कुलेशन ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरी बाय सिकल सेल आरबीसी। ये जो है पुअर सर्कुलेशन को लीड करेगा। नॉर्मल जो आरबीसी होते हैं वो अपना शेप चेंज करके और उस कैपिलरी के थ्रू आसानी से आगे बढ़ जाते हैं, बट सिकल सेल आरबीसी जो है वह कैपिलरी के थ्रू आगे नहीं बढ़ पाता, इसलिए वह सर्कुलेशन को रोकता है, रिड्यूस करता है। तो पहला सेकेंडरी सिम्टम ये हो गया। और दूसरा जो है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय हीमोग्लोबिन और सिकल सेल अफेक्टेड हीमोग्लोबिन और एंड आरबीसी इज वेरी पुअर। ओके, जो सिकल सेल अफेक्टेड हीमोग्लोबिन और आरबीसी होते हैं उनमें ऑक्सीजन कैरी करने की एबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की एबिलिटी जब कम होगी तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो सेकेंडरी सिम्टम को दिखाई देगा, दैट इज एनीमिया। सो पुअर सर्कुलेशन एंड एनीमिया, ये दोनों ही जो है सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन। तो ये भी जो है ये प्लियोट्रॉपिक जीन का सेकेंडरी इफेक्ट शो कर रहा है। सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ प्लियोट्रॉपिक जीन। प्राइमरी इफेक्ट क्या था? प्राइमरी इफेक्ट था चेंज इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी। और सेकेंडरी इफेक्ट जो है पुअर सर्कुलेशन एंड एनीमिया। ये तो जो है ये दिखा रहे हैं, मतलब प्लियोट्रॉपिक में बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये दिखा रहे हैं। प्लियोट्रॉपी का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है ये सिकल सेल एनीमिया। तो ये नेक्स्ट जो टॉपिक आपको बताने जा रहे हैं दैट इज अबाउट द सिकल सेल ट्रेट। देखिए अभी क्या बताएंगे आपको, तो जनरली आपको बताया क्या गया कि सिकल सेल एनीमिया किसी भी पेशेंट में तभी होगा जब ये होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, क्योंकि ये रिसेसिव है। ओके, ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव जीन इसका है। तो अब ये जो है HbS एंड HbS वाला केस जो बनेगा तभी ये रिफ्लेक्ट होगा। बट होता क्या है कि जब ये HbA एंड HbS, ये वाला जो सिचुएशन दिख रहा है आपको HbA एंड HbS मीन्स एक एलील के पास A है और दूसरे एलील के पास S है, मतलब एक एलील के पास सिकल सेल ट्रेट नहीं है, दूसरे के पास सिकल सेल का एलील है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि पेशेंट में जो पर्सन कैरियर होगी, कैरियर की बॉडी में, कैरियर वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि ये सेक्स लिंक नहीं है तो इसमें आपका कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो मेल और फीमेल दोनों कैरियर हो सकते हैं। तो कैरियर के केस में होगा क्या कि उनकी आरबीसी को जब ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि 50% आरबीसी जो थे वो नॉर्मल थे। ऐसे पर्सन जो कैरियर का काम किए उनके जीन में
ये देखा गया ये सिचुएशन, तो कैरियर में ऑब्जर्व उनका ब्लड जब चेक किया गया तो ब्लड में 50% आरबीसी नॉर्मल थे और 50% सिकल सेल थे या सिकल सेल के थे। तो ऐसे ट्रेट को हम बोलते हैं सिकल सेल ट्रेट। उसको हम कैरियर ना बोल करके सिकल सेल ट्रेट बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें 50% रहते हैं सिकल सेल। बट इसमें जो है एनीमिया बहुत कम होता है, पुअर एनीमिया होता है, मीन्स ये लाइफ को थ्रेटेंड नहीं होता है, लाइफ के लिए थ्रेटेंड नहीं होता है, लाइफ को जो है एंडेंजर्ड कंडीशन में नहीं ले जाता है, लाइफ इसमें नॉर्मल ही रहती है। लेकिन जब दोनों ही एलील प्रेजेंट होता है तब उस कंडीशन में लाइफ जो है डेंजरस होती है, और डेंजरस कब होगी? एडल्ट कंडीशन में। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और आपको बता रहे हैं, एडवांटेज ऑफ सिकल सेल ट्रेट। सिकल सेल ट्रेट का क्या एडवांटेज है? ओके, सो एडवांटेज ऑफ सिकल सेल ट्रेट इज दैट, ये देखा क्या गया कि अफ्रीका में सिकल सेल एनीमिया का म्यूटेशन ऐसा सपोज किया जाता है दैट इन अफ्रीका द फर्स्ट टाइम म्यूटेशन ऑकर्ड इन इंडिविजुअल एंड दैट म्यूटेशन क्रिएट अ जीन ऑफ सिकल सेल एनीमिया एंड दैट जीन ट्रांसफर इन और डिस्ट्रीब्यूट इन द पॉपुलेशन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। सो इन अफ्रीका ये ऑब्जर्व किया गया कि 20 to 40% पॉपुलेशन जो था, 20 to 40% पॉपुलेशन जिनके ब्लड को चेक किया गया और उनके ब्लड में 50% सिकल सेल आरबीसी और 50% नॉर्मल आरबीसी थे। तो ऐसे पीपल में ये देखा गया कि मलेरिया डिजीज़ जो है उनमें नहीं होता था। मलेरिया डिजीज़ ऐसे पीपल में नहीं होने का रीज़न क्या था? सिकल सेल ट्रेट। तो होता क्या है, इसमें जो है HbS वाला जो होता है जी, मीन सिकल सेल जो आरबीसी होते हैं, दीज आरबीसी सिकल सेल आरबीसी डिस्ट्रॉय द पैरासाइट ऑफ और द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया, जो क्या होता है? प्लाज्मोडियम। तो सिकल सेल जो आरबीसी होते हैं वो प्लाज्मोडियम को किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, जो कि 50% पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? सिकल सेल ट्रेट के केस में। अगर कोई पर्सन जो है कैरियर है तो ऐसे में जो है उसका आरबीसी सिकल सेल होगा 50% और वो 50% आरबीसी मलेरियल पैरासाइट को डिस्ट्रॉय कर देगा, किल कर देगा। और जो बचे हुए मलेरियल पैरासाइट रहेंगे वो इम्यूनिटी सेल के द्वारा, फैगोसाइटोसिस के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। तो ऐसे केस में जो सिकल सेल ट्रेट को शो करते हैं, ऐसे पर्सन में मलेरिया होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं या नहीं होते हैं। तो ये एक एडवांटेज है सिकल सेल एनीमिया का। ओके, तो इसमें ट्रेट्स को लेकर के बताने जा रहे हैं। तो शुरू में आपको ये चीज़ बताया गया कि सिकल सेल एनीमिया किसी भी ऑफस्प्रिंग में तभी ट्रांसफ़र होता है जब दोनों पेरेंट जो है कैरियर हो। मीन्स हम कैरियर को लेकर के ही जो है क्रॉस दिखाएंगे आपके सामने। देखिए पेरेंट्स अगर ले तो पेरेंट्स में सपोज ये आपका मेल पेरेंट है तो मेल पेरेंट में HbA एंड HbS, और फीमेल पेरेंट में भी जो है वही केस होगा HbA एंड HbS। अब इसका गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। गैमेट्स कौन कौन से बनेंगे? एक जो है HbA वाला गैमेट होगा और एक HbS वाला गैमेट होगा। इसमें भी वही सेम सिचुएशन, एक HbA वाला और एक HbS वाला। तो अब हम जब क्रॉस कराएंगे, पुनेट स्क्वायर के थ्रू हम करा रहे हैं क्रॉस। पुनेट स्क्वायर के थ्रू जब हम क्रॉस कराएंगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा? अगर ये मेल वाला है, ये फीमेल है, HbA HbS, HbA एंड HbS।
तो ऐसे केस में पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, HbA दोनों ही जो है HbA है, और दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा HbA HbS, और थर्ड कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे बनेगा HbA HbS, और लास्ट कॉम्बिनेशन बनेगा HbS HbS। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि जो 25% जो पॉसिबिलिटी होगी वो होगी HbA HbA, मतलब नॉर्मल जो होगा नॉर्मल ऑफस्प्रिंग होने की पॉसिबिलिटी 25%। तो क्रॉस के बाद आपको देखने को मिल रहा है कि HbA और HbA का एक प्रोडक्ट दिख रहा है। ओके, तो एक प्रोडक्ट आउट ऑफ 1/4 अगर सिचुएशन देखा जाए तो यहाँ पे आपका क्या होगा 25%, ये नॉर्मल होगा, और 50% जो है 50% मीन्स 2 आउट ऑफ 4, ये दो जो है ये जैसे हैं, दोनों में HbA और HbS है। तो HbA HbS मीन्स 50% चांसेस जो है वो ऑफस्प्रिंग के वो है आपका कैरियर, 50% चांसेस ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी कैरियर, और 25% जो बच रहा है HbS HbS मीन्स 25% होंगे और 25% possibility of offspring will be in the form of affected individual। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे 25% पॉसिबिलिटी नॉर्मल की मीन्स जो रेशियो आपका बन रहा है वो आपका रेशियो बन रहा है 1:2:1 का। 1:2:1 का क्या हो रहा है मीन्स नॉर्मल कैरियर एंड अफेक्टेड, नॉर्मल कैरियर और अफेक्टेड का जो रेशियो बन रहा है दैट इज 1:2:1। ओके, और एक चीज़ आपको क्या बताएगा कि जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग होते हैं दे आर नॉट सर्वाइव एट द एज ऑफ एडल्ट और आफ्टर द एडल्ट एज में जो ही पहुंचते हैं तो उनमें जो है सर्वाइवल डिसेबिलिटी हो जाती है, मीन्स द एज ऑफ 20 ऐसे पेशेंट जो सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित होते हैं वो डेथ कर जाते हैं।